नमस्कार। पूर्ण विराम में हम बात करेंगे अखिलेश यादव की नई नवेली रणनीति की। कहा जाता है कि मैदान चाहे जो भी हो, अगर खेलने वाले की स्ट्रेटजी में ताकत है तो बाजी वही मारता है। और अगर हम बात राजनीति की करें तो यहाँ संकेतों और संदेशों का बहुत महत्व होता है। 2024 का चुनाव सर पर है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति बनाने में मशगूल हैं ताकि 2024 में जीत की पटकथा लिख सके। ऐसे में अखिलेश यादव हिंदू आस्था के केंद्र नैमिषारण से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि कहीं ऐसे में समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर तो नहीं चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने जा रहे हैं तो क्या ये उनका नया रास्ता 2014 से लगातार हर चुनाव में हार पर पूर्ण विराम लगा पाएगा? आप बने रहिए हमारे साथ और इस पूरे मामले का हम सूक्ष्म विश्लेषण करने जा रहे हैं। चुनाव कोई भी हो, जीत की राह आसान नहीं होती है। छोटे छोटे संदेश, नई नई रणनीति, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह, बूथ मैनेजमेंट, इन सभी को मिलाकर जीत और हार के बीच के फासले को तय किया जाता है। समाजवादी पार्टी इन सभी मोर्चों पर नैमिषारण में एक बड़ी तैयारी करने जा रही है। सपा का 9 और 10 जून को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर नैमिषारण में आयोजित किया गया है, जहां 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। अखिलेश यादव समेत सपा के तमाम बड़े नेता इन कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे। लेकिन इन कार्यक्रमों और इन तैयारियों से ज्यादा इस नैमिषारण में जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, उससे पहले हवन और पूजन के कार्यक्रम को लेकर चर्चा है। और ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर अब आगे बढ़ेगी 2024 के चुनाव को लेकर। क्या समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की राह पर बढ़ रही है या फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर भगवा चुनौती को धराशायी करने की योजना तैयार कर रही है? ये दोनों ही सवाल समाजवादी पार्टी की नैमिष धाम वाली रणनीति से उठ खड़े हुए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनावी अभियान के शुभारंभ के लिए उस शहर का चुनाव किया है जो हिंदू आस्था का केंद्र है, जिसे ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि हिंदू धर्म के कई पुराणों की रचना यहीं की गई है, जिसका नाम महर्षि वेद व्यास से जुड़ा है, भगवान राम से जुड़ा है। नाम है नैमिषारण्य। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। अब इसी भूमि से अखिलेश यादव 2024 के सियासी महाभारत का शंखनाद करने जा रहे हैं, वो भी हवन पूजन के साथ। इससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि सपा नैमिषारण्य से सॉफ्ट हिंदुत्व के आसरे हिंदू वोट बैंक पर बड़ी दावेदारी ठोकने की तैयारी कर रही है। सपा अपनी इस छवि से उभरना चाहती है कि वो सिर्फ यादवों और मुसलमानों के वोट के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। वो ये दिखाना चाहती है कि वो सबके साथ है और सबको साथ लेकर जो अगला लोकसभा चुनाव है उसमें आगे आने की कोशिश वो करना चाहती है। शायद इसकी वजह मुझे यही दिखाई दे। नैमिषारण्य में सपा के कार्यक्रम पर हिंदुत्व वाला तर्क इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि नैमिषारण्य में 9 और 10 जून को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन से होगा। 151 वेदी पर हवन पूजन किया जाएगा। हवन पूजन में अखिलेश के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव नैमिषारण्य के ललिता देवी मंदिर भी जाएंगे।
यानी हिंदुत्व की भावनाओं पर सवार भगवा ब्रिगेड को चुनौती देने के लिए सपा भक्ति की राह पर बढ़ती दिख रही है। हालांकि इस रणनीति के पीछे सपा का तर्क सर्वधर्म समभाव वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्म सभी जातियों का सम्मान करती है और ये सही है कि 9-10 तारीख को जो है सीतापुर में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और ये सही है कि नैमिष एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और चूंकि वहीं पे आयोजनकर्ताओं ने वहाँ पर शिविर का आयोजन किया है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी धार्मिक स्थल पर जाता है तो वहाँ पर पूजा अर्चना जरूर करने का काम करता है। माना जा रहा है कि सपा को यकीन हो चला है कि अगर भाजपा के विजय रथ को रोकना है तो जातीय समीकरणों को साधने के साथ ही धर्म की धुरी पर नई बिसात बिछानी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फैशन चालू किया, राजनीति में धर्म की चर्चा करना, राजनीति का धार्मिककरण करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नकल हम नहीं कर सकते। जब भी धर्म आएगा, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, जब धर्म विशेष की बात होगी तो भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्ष की भावना आहत होगी। नैमिषारण्य से सपा की योजना बूथ स्तर पर भाजपा के विजय रथ को रोकने की है। ऐसे में बड़ी संख्या में बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया है। प्रशिक्षण शिविर में 3000 बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। करीब 5000 नेता और कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत वरिष्ठ नेता बूथ विजय का मंत्र देंगे। अखिलेश यादव 9 और 10 जून को नैमिषारण्य में ही रहेंगे। इसका सीधा मतलब है कि सपा ने धर्म की धुरी पर बूथ स्तर पर नए सिरे से समीकरण साधने का मन बना लिया है। सपा की इस रणनीति से बेचैन भाजपा ने अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा उछाल दिया है। बजाय यहाँ कीर्तन हवन करने के अपने पार्टी के लिए और अपनी सत्ता पाने के लिए या अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए, प्रायश्चित के लिए प्रभु श्री राम मंदिर के द्वार पर जाकर वहां दोनों पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इन्हें वहां जाकर अपने किए गए, जो कहना चाहिए गलतियां थीं, जिसमें तमाम हमारे श्रद्धालु मारे गए, जिसमें तमाम हमारे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची, प्रभु श्री राम के तमाम जो कहना चाहिए उनके अनुयायी थे, उनको तो हर एक की आस्था को चोट पहुंचाकर क्या ये चाहते थे, ये समझते थे कि देश की जनता इन्हें स्वीकार कर देगी। खास बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी नैमिषारण्य से धर्म की डोर को साधने की कवायद करती दिख रही है, तो कभी सपा से गठबंधन कर चुकी कांग्रेस धर्म और राजनीति को एक साथ न लाने की नसीहत दे रही है, जबकि सपा के सहयोगी चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए नैमिषारण्य के चुनाव को बेहतर रणनीति बता रहे हैं। जहाँ तक 2024 के चुनाव की बात है, 2024 का चुनाव एक राजनीतिक विषय है और धर्म से राजनीति को अलग रखना चाहिए, उसको जोड़ना नहीं जाना चाहिए। ये संदेश ये है कि जो स्थान चुना है वो स्थान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के में एक प्रतिष्ठित स्थान है और वहाँ सभी लोगों की आस्था उस स्थान पर है। ये शुरुआत अच्छी शुरुआत है और डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग, लोहिया जी रामायण मेला करते थे, लोहिया जी हिंदी भाषा के बहुत बड़े समर्थक थे, डॉक्टर लोहिया ने देश में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया, तो मैं मानता हूँ वो उनकी शुरुआत अच्छी जगह से शुरुआत है। जाहिर है 24 के लिए सपा की हिंदुत्व वाली योजना सियासत का तापमान और बढ़ा रही है। राजनीति में हर बात के अपने नफे नुकसान होते हैं। ऐसे में सपा के नैमिषारण्य में होने वाले प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और जरूरी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी का असली वोट बैंक रहा है, असली थाती रहा है, जिसके बदौलत सपा कई बार सूबे में शिखर पर रही है, सत्ता में आई है। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर अखिलेश यादव
अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी साधे रख पाएंगे? आमतौर पर मुस्लिम समाज को सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन 2014 से लेकर अब तक पुराने समीकरणों के साथ कई प्रयोग कर चुकी सपा जब हिंदुत्व वाले प्रयोग की राह पर बढ़ती दिख रही है, तो सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही है। माना जा रहा है कि अगर सपा हिंदू वोट बैंक को साधने की दिशा में आगे बढ़ती दिखी, तो क्या मुस्लिम समाज सियासत में अपनी रहनुमाई के लिए नए विकल्पों की तलाश नहीं करेगा? क्या सपा के लिए हिंदुत्व वाली राह मुफीद साबित होगी? जो एक समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक जिसको अभी तक माना जाता है, हालांकि उसमें भी अब कुछ हद तक सेंध लगने जा रही है, लेकिन उस मुस्लिम वोट बैंक को निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी हिंदुओं के पक्ष में ज़्यादा होती दिखाई देगी, तो वो उनको इस बात से चोट पहुंच सकती है और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो थोड़ा छितर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के इस तर्क के पीछे निकाय चुनाव में सपा का प्रदर्शन सबसे बड़ी वजह है। निकाय चुनाव में सपा उन सीटों पर भी रेस में कहीं पीछे दिखाई दी थी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। मुरादाबाद नगर निगम के महापौर की रेस में सपा चौथे स्थान पर रही, जबकि मुरादाबाद संसदीय सीट से सपा नेता एसटी हसन सांसद हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में सपा के 5 विधायक हैं। बावजूद इसके सपा प्रत्याशी हाजी रईस की टीम अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी नगर पंचायत में AIMIM ने जीत दर्ज की। मेरठ नगर निगम में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। मेरठ नगर निगम में AIMIM समाजवादी पार्टी से आगे यानी दूसरे नंबर पर रही। वहीं मुस्लिम बहुल रामपुर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान पार्टी को जीत दिलाने में नाकाम रहे। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि सपा को लेकर मुस्लिम समाज का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की राह पर बढ़ती दिखती है, तो मुस्लिम मोर्चे पर पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि इस फ्रंट पर कांग्रेस और बसपा के साथ साथ भाजपा भी अपनी दावेदारी बढ़ा रही है। शायद यही वजह है कि सपा नैमिषारण्य में कार्यक्रम के आयोजन के बहाने सीधे सीधे हिंदुत्व का संदेश देने से बच रही है और आयोजन को कार्यकर्ताओं की सुविधाओं से जोड़ने में जुट गई है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश या देश के किसी न किसी स्थान से तो होना ही है। ये विषय बहस का नहीं है। कार्यकर्ताओं को पहुंचने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थान तय किए जाते हैं। इसलिए इसको अन्यथा किसी और तरीके से नहीं सोचना चाहिए। अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, इसका औचित्य और अनौचित्य पर चर्चा का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, ये तो यात्रा है, कहाँ से वो शुभारंभ कर रहे हैं, इसका हिंदू मुसलमान की सोच से कोई ख़ास मतलब है नहीं। और इस देश का मुसलमान भी, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सच्चाई को जानता है, सच्चाई को हर अच्छी पार्टी उजागर भी करती है। तो सच के रास्ते पर जो लोग चलेंगे, हिंदू और मुसलमान सब मिलकर उसका साथ देंगे। और अब एक परिवर्तन का काल आ गया है, और वो परिवर्तन के लिए जो भी रास्ता चुनेगा और अच्छा मार्गदर्शन होगा, उसकी सोच विचार अच्छी होगी, जनता उसके साथ खड़ी होगी। सपा के सामने समस्या ये है कि 2024 में जीत का रास्ता तय करने के लिए उसे 2 अलग अलग मोर्चों पर लड़ना होगा। पहला, पुराने वोट बैंक को बरकरार रखते हुए नया वोट बैंक तैयार करना, और दूसरा, भाजपा की हिंदुत्व वाली रणनीति की मजबूत काट ढूंढना। माना जा रहा है कि सपा ने भाजपा की हिंदुत्व वाली रणनीति की काट के लिए नैमिषारण्य वाला दांव चल दिया है, लेकिन सवाल पुराने वोट बैंक का है, जिस पर दावेदारी के लिए भाजपा लगातार कार्यक्रम बना रही है। योग दिवस पर भाजपा की योजना 900 मदरसों और दरगाहों में योग करवाने की है। इसके अलावा भाजपा मोदी मित्र बनाओ अभियान और सूफी सम्मेलन भी करने जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि भाजपा की योजना हर एक मोर्चे पर विपक्ष को मात देने की है। ये सब अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अब इनसे
चाहे मत हो, मजहब हो, जातियां हो, सब इनको छोड़ चुकी हैं। ये निजी स्वार्थों की पार्टियां थीं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस रही हो, तो ये सब इसीलिए लुप्त होती जा रही हैं क्योंकि देश की जनता को आज आदरणीय मोदी जी पर विश्वास है। 9 वर्ष में जो कार्य किए हैं, जो योजनाएं गरीब कल्याण के लिए आदरणीय मोदी जी ने दी हैं और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने उसको धरातल पर उतारा है, और जो भयमुक्त समाज आज हुआ है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता था। जाहिर है अगर सपा को 2024 की सियासी लड़ाई में सत्ता के रास्ते पर बढ़ना है तो मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर नए सिरे से अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। आमतौर पर माना जाता है कि सपा की रणनीति MY समीकरण को साधने की रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उसने अपनी स्ट्रेटजी में बहुत बदलाव किया। निकाय चुनाव से पहले और निकाय चुनाव के बाद भी दलित और OBC वोटर्स को साधने की कोशिश सपा लगातार करती रही है। ये बात अलग है कि निकाय चुनाव में उसे बहुत ज्यादा इसका फायदा नहीं मिला, लेकिन MLC चुनाव में एक दलित और एक OBC प्रत्याशी को उतारकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर इस वोट बैंक पर अपनी दावेदारी ठोकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में इस अपनी स्ट्रेटजी पर बने रहेंगे या इसमें और कुछ बदलाव कर लेंगे? बैठकों का दौर है, 2024 के महामुकाबले का शोर है और दलित OBC वोट बैंक की घेराबंदी पर जोर है। सरकार उन्हीं से बनी है। आपको याद होगा विधानसभा में क्या था, अगर पिछड़े दलित अगर ढाल न बने तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। अखिलेश यादव का ये बयान इस बात का संकेत है कि समाजवादी पार्टी का फोकस सॉफ्ट हिंदुत्व से कहीं ज्यादा दलित और OBC वर्ग को साधने पर है, जिसकी एक तस्वीर विधान परिषद चुनाव में भी दिखी थी। विधान परिषद चुनाव की दोनों सीटों पर हार तय होने के बावजूद सपा ने दलित वर्ग से रामकरण निर्मल और OBC समाज से आने वाले रामजतन राजभर को मैदान में उतारा और अब सपा 2024 की तैयारियों में जुटी है तो भर्तियों में आरक्षण के बहाने संदेश दलित और OBC मोर्चाबंदी का ही है। देखिए, पिछड़े और अति पिछड़ों का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने का काम सदैव समाजवादी पार्टी ने किया है, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करके इनको इनका हक ना मिले, इनको पीछे करना चाहती है, और समाजवादी पार्टी सदैव जो है जातीय जनगणना के पक्ष में रही है और जातीय जनगणना की आवाज़ समाजवादी पार्टी ने सदैव उठाने का काम किया है। और आज भी समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना हो जिससे लोगों को उनका हक मिल सके, जो जितनी भागीदारी जिसकी हो उस हिसाब से उनको हक उसका मिल जाए। उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड के तहत निकली ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती का मुद्दा हो या फिर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में OBC वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या, समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार पर चुभने वाले सवाल दाग रही है। दावा है कि भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जिस तरीके से आज वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म हो रहा है, यहां तक कि चंद मुट्ठी भर लोगों को 90% थाली परोसी जा रही है, 90% लोगों को एक ही रोटी में टुकड़े टुकड़े बांट करके उनको भूखे रखा जा रहा है। संवैधानिक मान्यताएं खत्म हो रही हैं, संविधान की सोच का कत्लेआम हो रहा है। लंबे अरसे से जातिवार जनगणना की मांग चल रही है। ऐसे गंभीर समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम जाएंगे। सपा की दलित और OBC वर्ग पर मोर्चाबंदी की कवायद सिर्फ भर्तियों में आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे वक्त का पहिया 2024 की ओर घूम रहा है, सपा जातीय जनगणना का मुद्दा बुलंद कर रही है। हालांकि सपा के सामने मुश्किल ये है कि जातीय जनगणना पर अब कांग्रेस ने भी आवाज बुलंद कर दी है। देखिए, जातीय जनगणना एक बड़ा विषय है और कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना 2011 में कराई थी। चूंकि 2014 में जब उसे प्रकाशित करना था तो उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई और पहले बार
अगर कोई इस मुद्दे को उठाया था तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया था। अभी जब अमेरिका के पटल पर आदरणीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कि देश में, भारत में अल्पसंख्यक की आज स्थिति और हालत ठीक नहीं है। साफ है कि यूपी की सियासत जातीय भावनाओं पर सवार है। खासकर सपा और कांग्रेस की कोशिश जातीय जनगणना के बहाने नए समीकरण तैयार करने की है, जिस पर भाजपा ने चुभने वाला तंज कसा है। वो कभी जाति को आधार मान कर वोट मांगने लगते हैं, कभी क्षेत्र को आधार मान के वोट मांगने लगते हैं, इसीलिए वो हारते हैं। और इसी आधार को जब तक नहीं त्यागेंगे, राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट नहीं मांगेंगे, तब तक वो हारते रहेंगे, अब भी हारेंगे। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की सत्ता वाली लड़ाई में जातीय समीकरण कहीं ज्यादा अहम हो चले हैं। पहले शूद्र वाली सियासत, फिर 85 बनाम 15 वाली राजनीति, यानी बहुजन समाज के 85% वोट बैंक में सीधी दावेदारी, और अब नैमिषारण के सॉफ्ट हिंदुत्व वाला दांव। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या बदल बदल कर समाजवादी पार्टी जो स्ट्रेटजी ला रही है उसका फायदा उसे 2024 के चुनाव में मिलेगा, या इसके जरिए समाजवादी पार्टी शूद्र, ओबीसी और ब्राह्मणों को यानी सवर्णों को इकट्ठा करके एक कैंप, एक छतरी के नीचे लाना चाहती है। समाजवादी कैंप से निकला 85 बनाम 15 का नारा, जो निकाय चुनाव से पहले चर्चा के केंद्र में था, 2024 की राजनीतिक हलचल के बीच एक बार फिर से सियासी तपिश बढ़ा रहा है। महासंपर्क अभियान के जरिए भगवा ब्रिगेड यूपी के कोने कोने को नापने के लिए मैदान में उतर गई है, तो बसपा की तैयारी संगठन में बदलाव कर बूथ स्तर पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने की है। वहीं सपा नैमिषारण्य से हिंदुत्व का संदेश और आरक्षण का जिक्र कर दलित और ओबीसी चक्रव्यूह तैयार करने के साथ ही बहुजन समाज को साथ लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए सपा 85 बनाम 15 का नारा दे रही है। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे तो समाजवादियों ने नारा दिया था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाँव है 100 में 60। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनोहर काशीराम की जमाने में चला था 85 और 15 का। यहाँ तक कि बीच में भाजपा ने 80-20 का फार्मूला चलाया था। उसी काट में समाजवादी पार्टी ने फिर नारा दिया 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है। तो स्वाभाविक रूप से जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर, मनोहर कांशीराम जी, मुलायम सिंह यादव जी की बात चलेगी तो 85-15 की बात भी चलेगी। ये वही नारा है जो निकाय चुनाव से पहले सपा की शूद्र वाली सियासत के साथ खूब सुनाई दिया था। ये बात और है कि सपा फिलहाल शूद्र वाली सियासत पर खामोश है, लेकिन 85 बनाम 15 के नारे के आसरे भाजपा और बसपा को चुनौती देने की योजना बना रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 85 बनाम 15 के नारे से सपा को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। देखिए, 85 बनाम 15 का नारा जो है वो बहुत पुराना हो गया है, आउट ऑफ डेट है, उसमें कोई तथ्य नहीं रह गया है। वजह यह है कि जब आप क्लास से कास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कास्ट में उनकी अपनी जो आबादी है या जो उनके पोटेंशियल लीडर हैं उनके आधार पर चीज़ें तय होती हैं। अगर 85% का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वास्तव में होता तो कोई एक पार्टी शायद हमेशा सत्ता में रहना चाहिए उसे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो। ये एक बात है जो कभी क्लिक नहीं कर पाया। मैं मानती हूँ कि ये 85 बनाम 15 का जो फॉर्मूला इस समाज को, इस प्रदेश को बांटने के लिए जो भी पार्टी करेगी वो प्रदेश के हित में नहीं होगा। प्रदेश की 24 करोड़ की जनता के सामने जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो आज प्रदेश में सबसे बड़ी बेरोज़गारी का है, बढ़ती महंगाई का है, किसानों की समस्याओं का है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जो चुनौतियां हैं उससे लड़ने का है। हमें उस पर जब तक हम नहीं बात करेंगे, मुझे लगता है वो समय चला गया कि अब ये 85 और 15 के फॉर्मूले पर ये प्रदेश की जनता वोट देने वाली नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सपा फिर क्यों 85 बनाम 15 का नारा दे रही है। इसके पीछे माना जा रहा है कि अलग अलग नारों और प्रतीकों के आसरे सपा नए समीकरणों की तलाश में है। इस पर भाजपा आक्रामक है। 15% वो लोग हैं जो 85% लोगों के धन को लूटा करते थे, जैसा कि कभी एक कांग्रेस का भी नारा था,
और कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के, कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे की लूट हो जाती है और 15 पैसे धरातल पर उतरते हैं। तो ये वही 15% की बात है जो आप कह रहे हैं कि ये 15% लोग हैं, इनको नकारा हुआ है और ये अब आने वाले लोग नहीं हैं। और 85% की जहाँ तक बात की जाए तो 85% वाले लोग इन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जब सत्ता में आए हैं इन्होंने सिर्फ 85% लोगों को परेशान करने का काम किया है, उनका दोहन करने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है और इन्होंने आतंकियों तक को महिमा मंडित करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हर वर्ग का व्यक्ति है, इसलिए वो लोग जिनके पास अब कोई काम के आधार पर किसी वर्ग को साथ लेने का विषय नहीं है, तो जातीय उभार, एक भावनात्मक उभार पैदा करना चाहते हैं, जबकि जनता समझ चुकी है कि जब वो सत्ता में रहे तब उन्होंने हर वर्ग के लिए क्यों नहीं कुछ किया। क्यों मेरे नेता मोदी ने ही सोचा उन महिलाओं के बारे में जो कि न जाने कितना धुआं इनहेल करती थी और उनके फेफड़े और आंखें खराब होती थी। बहरहाल भाजपा का तर्क अपनी जगह, लेकिन माना यही जा रहा है कि जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, 85 बनाम 15 वाले जातीय समीकरणों पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।